हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी आंतरिक के सेक्शन 1 के लिए जो बीबीआई साइंस के क्वेश्चंस है वो सभी करेंगे। क्लास 3 है, 2 क्लासेस हमने कर ली हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो गाइस यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड हो। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। जितने भी लोग अभी रिसेंटली वो लोग तैयारी करने लग गए हैं, तो कोस्ट गार्ड नावी के सेक्शन 1 के लिए बेस्ट स्टडी गाइड बुक और बेस्ट प्रैक्टिस सेट दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अभी इस साइड की जो दिख रही है राइट साइड में, ये वाली जो स्टडी गाइड बुक है जिसके अंदर जीडीबी आंतरिक से रिलेटेड सेक्शन 1 से रिलेटेड सारी चीजें कवर की गई हैं। और सेक्शन ये जो प्रैक्टिस सेट है सेक्शन 1 का, इसमें टोटल मतलब 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो स्टडी गाइड बुक है इसके बारे में कुछ। तो यहाँ पे कंप्लीट चीजें कवर कराई गई, चाहे वो करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, या फिर आपका रीजनिंग हो गया। दिख रहा होगा आपको, ये रीजनिंग की चीजें हैं, पूरी चैप्टर वाइज रीजनिंग है। इसके बाद आप वहीं पे हम बात कर लेते हैं समान जानकारी का, मतलब जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, इवन मैथ का भी टोटल 20 चैप्टर है। वहीं पे इंग्लिश का भी कंप्लीट पैसेज है। तो फिर ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप बाई कर सकते हो चक्षु पब्लिकेशन का। अभी चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। गाइस ध्यान दो, एक परमाणु के अंदर जो होता है, पार्टिकल के अंदर जो होता है, क्या नहीं होता है एटम के अंदर, ये चीज बताओ। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कहोगे सर न्यूट्रॉन नहीं होता, बट यहाँ पे तो नाभिक दे रखा है, नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि एक एटम के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, बट मेरॉन नहीं होता है। तो मेरॉन को मारो ना आंसर, ये सबसे डिफरेंट है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर मेरॉन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चुपचाप सोए रहते हैं, ठीक है, तो सोने दो उनको, मेरॉन होता ही नहीं है वहाँ पे। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? सीएफसी, ठीक है, ये गैस का नाम है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, पूरा नाम है इसका। तो ये जो है रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज होता है ना, फ्रिज, घरों में जो फ्रिज लगाते हैं रेफ्रिजरेटर, वहीं पे इसका यूज किया जाता है। और फिर है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर का यूज करते हैं हम लोग गाइज जनरली डेंसिटी को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? डेंसिटी को, घनत्व को। जैसे आप लोग पढ़े होगे ना, तापमान के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, सिस्मोग्राफी भूकंप मापने के लिए करते हैं, वैसे ही पिक्नोमीटर का क्या करते हैं हम लोग? डेंसिटी को या फिर घनत्व को मेजर करने के लिए करते हैं। वहीं पे एक चीज है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है? कारण ये है कि दिन होता है तो सौर ऊर्जा आती है, यही जानते हो कि आप दिन होता है सूरज भगवान दिखने लगते हैं। बट रियलिटी इज दैट फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, मतलब संलयन अभिक्रियाएं। ये क्या होती है गाइस? 2 प्रकार की मिलनी अभिक्रियाएं जो हैं वो कंफ्यूज करेगी। एक होता है संलयन, दूसरा होता है विखंडन, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है ना, देखो परमाणु बम जो होता है उसके अंदर विखंडन होता है, और हाइड्रोजन बम जो होता है उसके अंदर क्या होता है? संलयन होता है। और हाइड्रोजन बम कहा जाए ना यहाँ पे, तो सौर ऊर्जा भी, मतलब सूर्य भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, तो उसी के सिद्धांत पे लिया गया हाइड्रोजन बम को बनाया गया है, जो कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन पे या फिर कह लो फ्यूजन पे बना है, फ्यूजन पे नहीं बना है, ठीक है। फ्यूजन एंड फ्यूजन बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे समझना होगा कि फ्यूजन में होता है ना ये चीज, 2 पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, बट टूटेगा कोई नहीं। विखंडन में क्या होगा? एक न्यूक्लियस टूटेगा और उससे एनर्जी निकलेगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का जो है वो संलयन से संबंधित है। आगे देखो, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखलाएं अभिक्रियाएं को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व है। देखो नाभिकीय विखंडन होता है, मैंने बोला ना कि एक न्यूक्लियस टूट के बहुत हेवी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस कंडीशन में यहाँ पे न्यूट्रॉन को, अगर नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन ही होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का अवशोषण करना होगा ताकि वहां पे क्या किया जा सके? उसको कंट्रोल किया जा सके, मतलब जो हैवी एनर्जी है उसको, वहां पे बोरॉन और कैडमियम का यूज करते हैं उसको, ठीक है, वहां पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज है चेन रिएक्शन के लिए। आगे देखो, ज्यामिति का जनक पूछ लेता है कभी कभार साइंस के अंदर, यूक्लिड है, ये भी साइंस से रिलेटेड ही है, तो यूक्लिड पूछ लेता है। आगे परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होता है कौन सा ईंधन? परमाणु रिएक्टरों के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो फिर देखो,
यूरेनियम जो है ना अल्टीमेटली वो लेड के अस्थायी आइसोटोप के अंदर बदल जाता है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे आइसोटोप क्या होता है, अभी के लिए टेंशन ना लो, आइसोटोप क्या है ये चीज आप पढ़ोगे आगे जाके, संभारिक समस्थानिक की सब चीज पढ़ोगे आगे। आगे है ना, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो जो चर्म शोधन जो उद्योग होता है, मतलब चमड़े का जो उद्योग है, उसके अंदर देखोगे आप क्रोमियम नाम का एक विषैला जो होता है तत्व पाया जाता है, जो कि हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक होता है वो। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, चुंबक रक्षक या फिर कह सकते हैं चुंबक किसका बनता है, तो नर्म लोहे का बनता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का बनता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार जो उस धातु से बनी है जिसका, जो घरेलू जो हम लोग तार वार लगाते हैं उसमें फ्यूज तार भी बनता है, ठीक है, फ्यूज होता है। तो फ्यूज पहले टूट जाता है, क्यों? क्योंकि उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट और आपके जो है बाकी सारे वायर्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम रहे तो फिर फ्यूज लगाने का फायदा क्या है, उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, ठीक है, उसके अंदर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा बट मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है उसका, ताकि वो जल्द से जल्द टूट जाए, ठीक है, ताकि बाकी वही टूट जाएगा, घर की पूरी लाइन कट जाएगी, ताकि अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, मतलब कहीं भी तारों को नुकसान ना पहुंचे, बस छोटा सा फ्यूज ही जल के 2-4-10 रुपए का खर्चा है, अदरवाइज फ्यूज ना रहे तो पूरा घर का वायर पंखा टीवी सब जल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, कारण क्या? देखो ये जो बल्ब होती है इसके अंदर एक छोटा सा तार होता है, फिलामेंट होता है। अब ये जो बना होता है किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। तो धीरे धीरे ये जो टंगस्टन गर्म होता है धीरे धीरे बहुत बहुत टाइम लगता है, वाष्प बन के चारों ओर बैठ जाता है, ठीक है, और एक समय आता है कि ये टंगस्टन टूट जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। आ रही बात समझ में? तो यही है, तो टंगस्टन तंतु के वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है, इसी कारण जो है धुंधला धब्बा बन जाता है बॉल के चारों। आ गई सर? यस सर। आगे कह रहा है कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाएगी अपने किसके बराबर। देखो कोई भी नाव पानी के अंदर तैर रही है, अगर जितना नाव का भार है उस भार के बराबर पानी हटा लेती है तो फिर उसको डूबने का कोई खतरा नहीं है, ऑब्वियसली हटा ही लेती है। पानी में कोई चीज डालती हो अगर वो नहीं डूब रही है, मतलब अंशतः डूब गई, लाइक कुछ हिस्सा डूबा कुछ हिस्सा ऊपर है, तो जो डूबा है ना वो मतलब समझो उतना पानी उसने हटा दिया जो उसका पूरा वेट है उस वस्तु का, ठीक है। तो आपने भार के बराबर इक्वल टू वेट हटा देगी पानी तो बच जाएगी। वहीं पे अगला सवाल है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो वो वस्तु खुश हो जाएगा क्योंकि चांद का टुकड़ा मिल जाएगा, यही ना? चलो ऐसा नहीं है, देखो वहां पे होगा ये ना कि उस वस्तु का वेट में जो है कमी आ जाएगा अगर चांद पर ले जाओगे तो, क्योंकि वहां पे जो है ग्रेविटेशन है नहीं तो वेट में कमी हो जाएगा, बट उसका मास सेम रहेगा, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। करेक्ट आंसर बी। और 1:6 के रेशियो में वहां पे कमी होता है। अगर कोई चीज पृथ्वी पे 6 kg है, चांद पे सीधे 1 kg का बन जाएगा। 60 kg है पृथ्वी पे तो चांद पे कितना बन जाएगा? 10 kg का। 6 से डिवाइड कर दो, 10 kg का बन जाएगा, ठीक है। चलो, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? अगर आपको हवा में फेंक दिया जाए ऊपर तो सांस लेने में परेशानी होगी, बट पक्षी काफी ऊपर तक रहते हैं जाके फिर भी नहीं होती है, क्योंकि उनके उनमें अतिरिक्त वायु कोष होता है, ठीक है। उनके पास वायु कोष होता है उनके हृदय में, कह सकते हो फेफड़े में, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे है एक्स किरण, ठीक है। एक्स रेज जो होती हैं उनके तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? जस्ट मैंने बोला ना, ये हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है, सिस्मोग्राफ से वो मापते हैं, भूकंप और वगैरह वगैरह चीजें हैं, थर्मोमीटर से ताप। उस तरीके से एक्स तरंग का जो है एक्स रेज है उसका तरंग दैर्ध्य मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? ठीक है, तो वो है ब्रैग स्पेक्ट्रोमाफी। कभी कभार पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूछ सकता है भाई, ठीक है, तो याद रखोगे ब्रैग स्पेक्ट्रोमाफी, स्पेक्ट्रोमीटर। अब मनुष्य कौन सी साउंड को सुन सकता है गाइस? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को इंसान सुनेगा, ना तो कम ना तो ज्यादा, ध्यान से रहे, ना तो कम ना तो ज्यादा, इससे ज्यादा का साउंड नहीं सुन सकता है इंसान नहीं सुन पाएगा भाई, क्या कर सकते हैं। 18 नंबर है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ये जो क्या है भाई, कुछ लोगों को स्टेथोस्कोप बोलने आता भी नहीं है, बोल के देखो, बहुत लोग हैं, मुझे भी पहले नहीं आता, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था बोलने में, मैं स्टेथोस्कोप को बहुत सारी चीजें बोल दिया करता था। आप भी बोल के जरा देखो खुद से, नहीं बोलने आएगा, बहुत लोगों से नहीं हो पाता, ठीक है। कितने लोग बोल दिए फर्स्ट बार में ही, जरा कमेंट करके बताना। स्टेथोस्कोप वो किस सिद्धांत पे काम करता है? देखो, जो डॉक्टर कान में ये जो आला लगा के रखता है ना, ये जो निकला हुआ रहता है और आपके हृदय पे चिपका दिया जाता है,
तो वो जो क्या करता है ना, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। क्यों? आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो है हृदय किस तरीके का, मतलब वो धक 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 कर रही है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा, डॉक्टर के कान तक जाएगी तो वो बता देगा हर चीज। ठीक है। 19th नंबर क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। कोई उपग्रह के ऊपर चले गए, लाइक चंद्रमा के ऊपर चले गए, कोई चम्मच गिरा दोगे तो क्या होगा? फर्श पे गिरेगा? नहीं सर, वो अचल रहेगा, मतलब एक जगह फिक्स रहेगा? बिल्कुल नहीं। स्पर्शीय रेखा में दिशा में जाएगा? नहीं, वो उपग्रह की गति से ही वो भी गोल गोल घूमता रहेगा। आपने सुना होगा ना, अंतरिक्ष में या फिर किसी ग्रह उपग्रह पे अगर कोई चीज फेंक दो तो वो भी ग्रह की दिशा में ही घूमते रहेगा, घूमते रहेगा और घूमते रहेगा। एंड क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने की जो है वो किससे मापा जाता है? आर्द्रता को मैंने बोल ही दिया था, हाइग्रोमीटर से। ठीक है। और पायरोमीटर से क्या होता है गाइस? सूर्य की वो मापते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य का तापमान। और लैक्टोमीटर से तो पता ही है, दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो हमने किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से एक चीज याद में दिला दूं कि चक्षु पब्लिकेशन के दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे इंपॉर्टेंट जीके का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन चेक करके सारी चीजों का फायदा उठा लो।